बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो हमारा होता है आपकी कॉल्स का, और हमारे साथ होते हैं कोई ऐसी शख्सियत जो कि आपको हदीयतन मुफ्त मशवरा देते हैं और वो तिब के बारे में होता है। आज हमारे साथ जनाब डॉक्टर आतिफ़ काज़मी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब को कहा जाता है कि माहिर अमराज़ जिल्द हैं। जब कोई माहिर होता है तो उसको कहते हैं कंसल्टेंट। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। तो जब वो माहिर जो है वो कंसल्टेंट से आगे चला जाता है तो उसको कहते हैं मिस्टर। ऐसा है, उसको मिस्टर कहते हैं फिर। तो आप हैं जनाब मिस्टर आतिफ़ काज़मी साहब, क्योंकि ये कंसल्टेंट्स जो है बहुत से इस वक्त लाहौर में वो इनके तालिब इल्मों में से हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी इजाज़त से आज हम कॉल्स लेंगे और हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा है। दो ताज़ियत जो है वो आज सुबह की खबर मिली। हमारे लाहौर में जो रहने वाले हैं ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जानते हैं कादरी सिलसिले को, और खैर सारी दुनिया में जानते हैं। ज़ईम कादरी साहब जो हैं इनका आज इंतकाल हुआ है। ये लाहौर की एक बड़ी मारूफ़ शख्सियत हैं, और मारूफ़ शख्सियत इस तरह से भी कि एक सिलसिला है कादरिया का तो है, लेकिन एक तसव्वुफ़ का सिलसिला और एक मजहबी शख्सियत के हवाले से भी मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ। शेख ज़ुबैर साहब कसूर वाले जो हैं वो हमें लेकर जाते थे। इनके यहाँ कोई ऐसे बुज़ुर्ग थे, मुझे अब याद नहीं, मैं बहुत उस वक्त छोटा था, जो कमरे में रहते थे और कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। तो उनकी बैत की हुई थी शेख ज़ुबैर साहब ने, और शेख ज़ुबैर साहब भी जिस तरह की तवज्जो करते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, कमाल आदमी है। ज़ईम साहब ने सियासत में भी हिस्सा लिया, एक्स MP थे, लेकिन इंतहाई साफ़ किस्म की बात है। इसलिए साफ़ आदमी के साथ आपको पता है ट्रेजिडीज़ भी होती हैं और उसकी ज़िंदगी स्ट्रेस में भी बड़ी गुजरती है। तो आखिरी अय्याम उन्होंने बड़े स्ट्रेस में भी गुजारे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी शर्म और हया के साथ, एक डिग्निटी के साथ अपना इख्तलाफ भी गुजारा उन्होंने, और आखिरी वक्त बहुत डिग्निफाइड गुजारा। अल्लाह ताला उनके बहुत दर्जात को बुलंद करे। ज़ईम भाई को मेरे ख्याल में सियासी हलके नए आने वाले तालिब इल्म भी याद रखेंगे, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने खिदमात की एज आ पॉलिटिशियन, वो जो है वो हमेशा उनके अजर के अंदर इजाफ़ा करेंगे। फिर हमारी एक बहुत ही प्यारी उनको मैं क्या कहूँ, वालदा भी थी, वो हमारी बहन भी थी, वो हमारी बेटी भी थी, और वो सबसे ज़्यादा हमारी दोस्त भी थी, ताबिंदा आपा कराची में नात खां थी। और क्योंकि अहले ज़ुबान थी, आपको पता है अहले ज़ुबान होना, कहना एक अलग बात है, होना एक बड़ी और बात है। तो वो नात गोई के अंदर जो उन्होंने असलूब हमें सिखाया कि नात को, आपको पता है वो एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम करते थे जिसमें हम नात खान को सेलेक्ट करते थे सारे महीने में, उन्होंने असलूब सिखाया। और अमजद साबरी जो थे उन्होंने तो उनसे मार भी खाई हुई थी। वो बाकायदा वो चपेट चपूट लगा देती थी आमतौर पर बैठी, बड़ी ज़ईफ़ थी, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा। और यकीन कीजिए कि जब भी वो स्टूडियो में आती थी तो सारे लोग उनके घुटनों को हाथ लगा के फिर उनको उठाते थे। आंखें कमज़ोर थी बहुत आखिरी अयाम में उनके, लेकिन फिर भी वो आया करती थी और अपना हिस्सा डालती थी। बुज़ुर्गी की वजह से पढ़ नहीं सकती थी, नात को पढ़ना एक सांस लगता है, ताकत लगती है। लेकिन हर रमज़ान मुझे याद है, जितने रमज़ान उनके साथ हमने कराची में गुजारे, तबिंदा आपा 2 मिसरे ज़रूर पढ़ती थी। कहती थी कि ये हदिया अकीदत जो है ना, ये अहले बैत के सदक़े में मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना ही देना है। ऐसी मोहब्बत करने वाली, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे पास कोई फ़न नहीं है, मुझे जितनी इज़्ज़त और आबरू मिली है वो इनके सदक़े में मिली है। मोहब्बत करने वाली खातून, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बहुत बुलंद करे। ये दोनों शख्सियात और हस्तियाँ जो हैं हमेशा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआओं में बहुत याद रहेंगी। ज़ईम भाई जो थे वो आतिफ़ काज़मी साहब के भी बहुत ज़्यादा जानने वाले थे। कैसा पाया आपने ज़ईम भाई को? बहुत। ज़ईम भाई के साथ मेरा बहुत, मैं लाहौर में है जिमखाना क्लब जी, तो जिमखाना क्लब में जब से ये पॉलिटिक्स में थे तो मुझे भी शौक़ है, तो इलेक्शन लड़ते रहे। तो ज़ईम भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, उनकी फैमिली, उनकी बेगम, उनके आना, बातचीत करना, बड़ा सीधे आदमी। और कोई गलत बात होती थी तो उस पर उनको गुस्सा आ जाता तो हमें उन्हें ठंडा करना पड़ता था। हम कहते थे ओ ज़ईम छोड़ यार, और नहीं छोड़ क्या मतलब यार, ये तो गलत बात है, मुल्क चलेगा इस तरह, मुल्क इस तरह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जब से वो फिर पॉलिटिक्स में आए थे ज़ईम भाई, उस वक़्त से तो वो बहुत ही रिजिड हो गए थे, और इसी वजह से उनके डिफरेंसेस भी नून से हो गए थे। और फिर देन ही हिमसेल्फ वॉलंटरली वो जिस प्लेटफॉर्म पे जाते थे कहते थे मुझसे झूठ नहीं बोला जाता,
मैंने तो जो बात है दूध का दूध और पानी का पानी, तो मैंने उसको मजाक किया ज़हीम को, हमारी एज ग्रुप का था, तो मैंने कहा ज़हीम यार, मैंने कहा इस मुल्क में जो तू बात कर रहा है ना, दूध का दूध पानी का पानी, वो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा कि ये जाके वो तू मुंह पे टीवी चैनल्स पे बात करते हो सीधी खुल के, तो कहता है यार बात सुन, जिंदगी मौत उसके हाथ में है, रिज्क उसके हाथ में है, इज्जत सब, तो कहता है कि किस चीज़ से डरना, जब उसकी इतना उनको था कि यार जब सब कुछ उसकी ज़ात में है, अल्लाह पाक की, मुझे कोई परवाह नहीं। कादरी सिलसिला था जी, कादरी सिलसिला वाले का, बिल्कुल वो वाले, तो वो माशाल्लाह क्या बात है, अल्लाह उनकी मगफरत करे और अल्लाह ताला उनको दर्जात उनके बुलंद। हमारा टेलीफोन नंबर आपके साथ में है, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जिल्द के बारे में, डर्मेटोलॉजी के बारे में, कोई भी मसाइल आपके हों, आपके बच्चों के हों, जिसके भी हों, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। और सब सीजनल चीज़ें होती हैं स्किन के साथ, क्योंकि आपने फरमाया था कि सबसे बड़ा ऑर्गन जो है जिस्म का वो स्किन है। सीजनल चीज़ें कैसी होती हैं? मसलन अब सीज़न चेंज हो रहा है लाहौर का, तो किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करें हम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात सबसे बड़ी ये है कि मैं हर प्रोग्राम में जब भी कभी आपके साथ आता हूँ तो मैं बताता हूँ कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इससे बड़ा वही कोई नहीं। और मैं ये कहा करता हूँ, द स्किन ऑफ द फेस इज़ द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। यानी जल्द जो है स्किन की, फेस की, ये हमारा पासपोर्ट है। एवरीथिंग, हमें गुस्सा है तो यहाँ से पता चल रहा है, खुशी है तो यहाँ से पता चल रहा है, हमें गम है बहुत, हमने कोई मार्का मार लिया तो चेहरा हमारा ग्लो करेगा, ब्लश कर रहा है। तो इस वजह से जो स्किन है ये सबसे पहले आपको बता देती है कि आपको क्या हो रहा है। आप देख के लोगों को ये क्यों कहते हैं कि क्या वजह यार तुम आज बड़े डिप्रेस लग रहे हो, क्या वजह यार, कोई वजह है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। कई दफ़ा आप कहते हैं यार आज तो क्या बात है भाई, कोई लॉटरी निकल आई है, क्या हो गया तुम्हें। सो जिल्द को देखकर हम लोग, पूरी दुनिया असेस करती है कि जी आपका ये जो बॉडी लैंग्वेज, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, आपने अक्सर सुना होगा। हम ये कहते हैं जी मैंने आज बिलाल भाई की बॉडी लैंग्वेज से जज किया कि आज बिलाल भाई ढीले हैं। वो क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या आप यूं करके बैठ रहे थे, आप यूं, नो, दैट बॉडी लैंग्वेज मीन्स योर स्किन। आपका मैंने चेहरा देखा और मैंने असेस कर लिया, मैं कहा जी आज बिलाल भाई गड़बड़ है, कोई आज लग रहा है चुप चुप है, आज आप बात, चेहरा भी उतरा हो। सो एवरीथिंग यहाँ लिखी होती है इस चेहरे के ऊपर, गुस्सा है यहाँ है, खुशी है यहाँ। तो सीजनल चेंजेस भी सबसे पहले स्किन पे आती हैं। अब ये वेदर लाहौर में चेंज हो रहा है, सर्दियों से हम निकल गए, धुंधों से निकल गए, फॉग, स्मॉग, जो ये सारी चीज़ें थी। नाउ इज द वेदर जो ट्रांजिशनल वेदर है। अब हम ये क्या हो रहा है आजकल, स्किन हमारी को जो ड्राइनेस स्किन की थी कुछ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, पानी पीना हमने अब ज़्यादा शुरू कर देना है। वेदर हमारा ऐसा चेंज, लेकिन जो एलर्जीज और ड्राई जो है ना, खारिश, वो रहती है इस वेदर में। चेहरा जनरली ड्राई रहता है, चेहरे पे अक्सर औकात हमें थोड़ी थोड़ी इचिंग या खारिश होती रहती है और बंदा फील करता है कि यार स्किन मेरी जो है ना, मुझे कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। सब सारी बॉडी पे किया जा सकता है मॉइस्चराइज़र? जी, मैं तो मरीज़ों को ये कहता हूँ, जो पेशेंट आते हैं, कोई मरीज़ ये कहता है डॉक्टर साहब मेरी स्किन फेस की बहुत ड्राई है, तो मैं कहता हूँ यार जो मॉइस्चराइज़र लगाना है ना, वो खाली फेस पे नहीं लगाना, द होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी पे। मॉइस्चराइज़र का नुकसान तो नहीं है ना कोई, तो वो आप पूरा लगाएं, वो स्किन को सॉफ्ट रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपकी स्किन ड्राई हो, वाटर इनटेक बढ़ाएं, ज़्यादा बढ़ाएं। पानी, वाटर इनटेक ज़्यादा से क्या मुराद है? वाटर इनटेक गर्मियों में 2.5 to 3 लीटर ऑफ वाटर, पानी पीना गर्मियों में, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं ये क्या करता हूँ, खाली वाटर नहीं, जूस, हर तरह, फ्रूट्स, फल, यानी आपका जितना जूस अंदर, विटामिन सी आजकल मौसमी माल्टे का सीजन है, कीनू का सीजन है, इसमें विटामिन सी बहुत आपके लिए नेचुरल है। जी नेचुरल है। शबीर हमारे साथ हैं। जी शबीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? खैर अल्लाह का, आप सुनाइए, खैरियत से हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये मसला है, मेरे ये घुटनों के पास मुझे पहले खारिश हो रही थी जी। आपके कहाँ पे? घुटनों पे? जी 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 जी, खारिश सर, वो खारिश होती है तो सर ये बाद में सर ऐसा वो सर दाग बड़े बड़े धब्बे बन गए। फिर मैंने एक स्पेशलिस्ट साहब थे, डॉक्टर साहब थे, तो मैंने इलाज किया, वो ठीक हो गए। लेकिन सर जैसे ही वो 3-4 महीने गुजरे, दोबारा फिर खारिश होती है, फिर दोबारा दाग बन जाते हैं। जैसे वो डॉक्टर साहब ने कहा ये चंबल की एक निशानी है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 52 ईयर तक। कितनी? 52। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर भी नहीं है। और ब्लड प्रेशर? नहीं सर। आप स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर। और ये जो खारिशा बता रहे हैं सिर्फ आपको घुटनों पे है, नीज पे है? जी जी, पहले एक पाँव पर, दूसरे पाँव पे होगी, लेकिन सर ये निशान बढ़ जाते हैं। लेकिन सर जैसे मैं दवाई इस्तेमाल करता हूँ डॉक्टर साहब की, ठीक हो जाता हूँ, लोशन लगाता हूँ, मरहम लगाता हूँ, लेकिन सर जैसे ही मैं दोबारा खत्म कर देता हूँ,
2 महीने बाद दोबारा फिर हो जाती है। ठीक है, मैं जवाब दे जी, चंबल मैं जवाब दे जी 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 आपने शबीर आराम से सुनना, फोन रख दो। ये इनको एक्जिमा है, एक्जिमा, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, चंबल उर्दू में चंबल कहते हैं, कॉन्टेक्ट भी हो जाता है। देखिए होता ये है बिलाल भाई कि हम लोग कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहना होता है, आपने भी मैंने भी, हम सब लोग, हमारा ड्रेस का जो मटेरियल होता है ना वो बड़ा मैटर करता है। अब लोग आगे मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ये जुराबें जो हैं अगर मैं वुलन पहन लूं तो मुझे एलर्जी है, एक कहता है मुझे पॉलिएस्टर के साथ है, एक कहता है मुझे नायलॉन के साथ है। इसी तरह जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े अगर हमारी स्किन को वो मटेरियल सूट ना कर रहा हो, जो कपड़ा पहना इरिटेट, तो वो एक्जिमा बना देता है जिसको हम चंबल कहते हैं, और वो फिर हम खारिश करते रहते हैं उस एरिया पे। कुछ लोगों को एक्जिमा जो होते हैं ये जेनेटिक होते हैं, अच्छा, जीन्स में, ये नीलेट से आपके पेरेंट्स में किसी को एक्जिमा था, आपके चचा मामू ताया पुप्पो में आप में आ गया, लगने वाली नहीं है ये बीमारी, कंटेजियस नहीं है। नो, मरीज मुझे आगे कहता है डॉक्टर आतिफ ये मुझे बताएं कि ये बीमारी मुझसे मेरी बीवी को तो नहीं लगेगी, मेरे बच्चों को तो नहीं लगेगी। नो, एक्जिमा लगता नहीं कभी, कंटेजियस नहीं है, ये जेनेटिक हो सकता है, जीन्स में आता है। तो इसके लिए क्रीम्स लगानी पड़ेगी, मॉइस्चराइजर, या सबसे बड़ी बात है जिस तरह मैं अभी पहले भी बात में आपसे कर रहा था कि मॉइस्चराइजर जो है आइडियल होता है जो बंदा यूज करे, उसके साइड इफेक्ट कोई नहीं, और उसके साथ हम उनको क्रीम देते हैं 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते, वो आम OTC है पूरे दुनिया में, आप इंग्लैंड यूरोप अमेरिका चले जाओ 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन मिल जाती है इन एनी फॉर्म। और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं और कोशिश ये करें कि जो चीज़ उसको इरिटेट कर रही है, कि कपड़ा है, कोई कुछ लोग वो अपना अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, कुछ लोग जो हैं उनका ड्रेसिंग ऐसी है कि जिसके बाद वो आ जाता है, उसको अवॉइड करें। बिल्कुल ये बात, ये डॉक्टर साहब की बात जो है ना, ये आमतौर पे लोग सोचते नहीं है कि कपड़ों से आपको स्किन का रिएक्शन हो सकता है। मैं हमेशा से देखता हूं कि मैं अगर रेशम पहन लूं, रेशम तो वैसे मर्द को मना है, अगर कोई किसी चीज़ में हल्का फुल्का भी रेशम हो तो मुझे उससे इचिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल होती है। तो वो अपने आप को जज करना पड़ता है कि किसको किससे है। मैं बिलाल भाई इसमें एक बताता चलूँ, मेरे पास मरीज आता है ना, अब स्किन वाले के पास तो जिसने आना है खारिश के साथ ही आना है, उसके अलावा तो नहीं। डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खारिश है, डॉक्टर साहब मेरी एलर्जी नहीं जा रही, तो मैं उससे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने इलाज नहीं करना, अपना इलाज खुद करो। कहता वो किस तरह, मैं कहता हूँ रीजन ढूंढो। एक बंदा कहता है जी मुझे बीफ के साथ एलर्जी है, बिल्कुल। एक कहता है मुझे अंडे के साथ एलर्जी है, एक कहता है सी फूड के साथ एलर्जी है, एक कहता है जी मैं अगर चिकन खा लूँ तो एलर्जी है। मैं कहता हूँ छोड़ दो इन चीज़ों को। कई बंदे ये भी कहते हैं मुझे बीवी से एलर्जी है, मैं कहता हूँ उसको ना छोड़ना। उसका इलाज मैं नहीं बता सकता, उसका बड़ा मुश्किल है। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता मुझे भी एलर्जी है। मुझे भी एलर्जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी बिलाल भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है शबीना, हुक्म कीजिए, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बहुत शौक से आपका प्रोग्राम सुनती हूँ डॉक्टर साहब, और मैं कसम से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हमें यकीन है आपकी बात पे। आप कहाँ से बात कर रही हैं शबीना? जी मैं मरी से बात कर रही हूँ। मरी से? अच्छा, मरी का पहले तो मौसम बताओ ना कैसा है? मौसम तो बहुत अच्छा है, अभी ठंड है काफी। तो माल रोड भरा पड़ा है या खाली है? जी माल रोड भरा पड़ा है या खाली है? नहीं हम उससे मतलब दूर है, 1 घंटे की मुसाफत पे हैं, लेकिन उससे दूर है। ठीक ठीक ठीक, हुक्म कीजिए शबीना, हुक्म। तो डॉक्टर साहब मुझे आपसे भी बात करनी है, डॉक्टर साहब से भी बात करनी है, और आपसे भी बात करनी है। जी हुक्म कीजिए, आप हुक्म कीजिए। तो पहले तो डॉक्टर साहब से बात कर लूँगा। ये 5-6 साल से ना तो मेरी चेहरा इतना अच्छा था, साफ था, फेयर था मेरी लुक, तो 5-6 साल से ना अचानक मुझे चेहरे पे छाइयाँ आ गई। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 38 साल। 38? ये मैरिड है आप? जी जी। बच्चे कितने हैं? जी बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं, 38 है। आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज? नहीं डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं। आप वर्किंग लेडी हैं कि हाउसवाइफ हैं? जी हाउस वाइफ हूँ। आपका बाहर एक्सपोजर कितना रहता है धूप में? तकरीबन दिन सारा बाहर ही गुजरता है, धूप में ही, गाँव में रहते हैं तो। अच्छा धूप में रहता है, ठीक है जी, मैं जवाब दे। ठीक है, अगली बात कर लो बेटा। ये मतलब चेहरे पे इतनी जलन होती है ना कि ये सर्दियों की धूप भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी तो वो दवाइयाँ देते हैं, तो वक्ती तो थोड़ी लाइट हो जाती है छाइयाँ, लेकिन बाद वो गर्मियों में ज्यादा नुमायाँ हो जाती हैं। अगर आप किचन में जाएं, हीट में जाएं या धूप में बैठे तो चेहरा लाल तो नहीं होता, इरिटेशन तो नहीं होती चेहरे पे? बहुत ज्यादा होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ओके शबीना, अगली बात कर लो बेटा।
जी मैं आपसे बात करनी है। एक तो अपने भांजे के बारे में पूछना है, दूसरा अपने शोर के बारे में बात करनी है। डॉक्टर साहब कोई कारोबार का मसला है। किसका मसला है? दुकान है कॉस्मेटिक की, तो कारोबार नहीं चल रहा। तकरीबन 2 साल से ना बिल्कुल वो कारोबार ठप हुआ हुआ है। नाम क्या? शौहर का नाम क्या बेटा? आबिद हुसैन। आबिद शरीफ आदमी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो पहले तो तुम ये, और आबिद से कहना कि वो सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह करम कर देगा, नथिंग टू वरी। अभी आपने फ़ोन रख देना है और आपने डॉक्टर साहब की बात जो है वो टेलीविज़न पे सुननी है मेरा बेटा। डॉक्टर साहब ये जलन वाली बात जो कि बड़ी ख़ास थी, इसकी ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हमारी ख़वातीन जो हैं जिनको स्याहियाँ पड़ जाती हैं, हम इसको मलेज़मा कहते हैं। मलेज़मा, स्याहियों को मलेज़मा कहते हैं, ये जो हमारा डर्मेटोलॉजिकल नाम है। इसी तरह एक दफ़ा मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो वो पेशेंट आई, मैं आउटडोर में मेयो में होता था तब, तो मैं जब पढ़ाता था तो मैंने कहा भाई इसको मलेज़मा है, तो वो कहती नहीं मैं मुलाजमा तो नहीं हूँ जी, मैं घर में होती हूँ, मैं मुलाजमा नहीं हूँ। अच्छा। तो वो हम इसको मलेज़मा। अब ये जो बात इन्होंने की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास इन्यूमरेबल औरतें आती हैं जो मैरिड हैं या इवन अनमैरिड हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब किचन में जाऊँ तो जो किचन की हीट है उससे बर्निंग होती है। फिर कहती हैं जब मैं धूप में जाऊं, जिस तरह ये बता रही हैं, तो उनको हीट है। अब ये स्किन अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट दी है। आपकी और है, मेरी और है, आपकी बेगम की और है, बच्चों की और है, सबकी स्किन तो एक जैसी नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन हाइपर सेंसिटिव होती है, वो जब धूप में जाएंगे चेहरे पे लालगी शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं एरिथीमा। उसके बाद हल्की हल्की इरिटेशन होती है। हीट में किचन में जाएंगे, सर्दियों में अगर बहुत हीटर के सामने बैठे हैं यूँ बिल्कुल, तब भी होती है। तो ऐसी स्किन के लिए बेस्ट क्या होता है? एक तो हम उनको कहते हैं कि जब बाहर निकलो सन ब्लॉक लगाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हाई प्रोटीन डाइट कम कर दें, मतलब ये जो है ना प्रोटीन्स कम कर दें, जिस तरह, और ये जो बड़ा गोश्त है, बिल्कुल जी, जी हाँ, हरीसा, निहारी, सिरी पाए, और ये गुजरांवाले वालों का हम मजाक करते होते हैं कि वो वाले खाने वो हम कम कर दें, और वो जो बट और कश्मीरी बिरादरी वाले लोग हैं वो भी कम कर दें। तो ये डाइट जेनेटिकल है, ये जेनेटिक है, ये होती जेनेटिक है। और सबसे बड़ी कंट्रोल किससे? नंबर 1 डाइट से, नंबर 2 फ्रूट्स एंड जूसेस ज्यादा लें, सन एक्सपोजर को कम करें। अच्छा, अब एक खातून मुझे कहती डॉक्टर आते हैं किचन में, अब मैं किस तरह ना जाऊं? मैंने घर में खाना पकाना है, बच्चे हैं, मियाँ सब है, हम ये नहीं कहते किचन में जाना बंद कर दो। मैं उनको ये कहा करता हूँ जिसको हीट के साथ है ना बहुत, वो कोशिश करे कि सुबह पहले टाइम में खाना भी बना ले, चीज़ें कर ले, पहले टाइम में किचन का काम मुकम्मल कर ले, ताकि उसको पीक आवर्स में जो हीट के हैं उसको किचन में जाके प्रॉब्लम ना हो। बाकी वो पानी ज़्यादा लें। हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, मैं जिस तरह पहले कहा था मॉइस्चराइजिंग लोशन है, इन खातून को हम दे सकते हैं, ये वो लगा लें। और फिर हमारे पास ऑइंटमेंट्स होती हैं जो हम देते हैं जिसके साथ स्किन। लेकिन अगर आप ये प्रोटीन कम कर देंगे ना डाइट में से, प्रोटीन सबसे ज्यादा जो है वो बड़े गोश्त के अंदर, ये बिल्कुल बड़े छोटे गोश्त के अंदर है, फिर मुर्गी के अंदर है, फिश के अंदर भी है, लेकिन फिश आप ले सकती हैं प्रोटीन के तौर पे। अंडे कम कर दें अगर लेती हैं तो, अंडे में जो जर्दी है उसको थोड़ा कम कर दें। जर्दी के साथ भी योक में प्रोटीन होती है। और बड़ा गोश्त जो है ना बीफ, उसको तो बिल्कुल जीरो कर दें, मिनिमम कर दें, वो हीट पैदा कर देंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन सन में आमतौर पर मरी के लोग जो है वो धूप में बहुत बैठते हैं, इसलिए आप गौर कीजिएगा कि मरी के लोगों को आमतौर पर ना बड़ी अर्ली एज में झुर्रियाँ, बिल्कुल क्या कहते हैं, उनकी रिंकलिंग होती है और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और वो फिर स्किन उनकी सैग कर जाती है अर्ली एज के अंदर भी। मरी के रहने वालों का ये प्रॉब्लम है। आपको जाना है अगर धूप में तो आपने सन ब्लॉक लगाना है। और वो खवातीन जो चूल्हे की गर्मी का जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अर्ली में कर लें, दोपहर तक। हमारे घरों में हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट था कि सुबह 10 बजे तक दोपहर की पक गई हो। एग्जैक्टली, मैं ये बात तो लेकिन आजकल चूल्हों के ऊपर रखने वाले ना ऐसे बर्तन आ गए हैं जिनसे चूल्हे की हीट जो है वो देचकी से बाहर नहीं निकलती। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुरे शहवार है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दुरे शहवार। जी वालेकुम बिलाल भाई, आप कैसे हैं? करम अल्लाह का मेरी प्यारी बहन। हमारे डॉक्टर हफीज भाई को भी बहुत बहुत सलाम और आज मुबारक है। और बड़ी खुशी हुई बिलाल भाई, आपसे बड़े अरसे दराज तलब थी कि मैं अपने कुतुब अल्लाह भाई से बात करूं। आज अल्लाह ताला ने मेरी बात करा दी। सलामत रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मेरे बेटे का मसला है, उसको सोराइसिस का है, उसके लिए कुछ बताइए। और कुतुब भाई उसके पढ़ने के लिए कुछ दुआ बताएं कि वो रियल एस्टेट का काम करता है, सौदा होता है और होते होते रह जाता है। आपके बेटे की एज कितनी है? मेरा बेटा 49।
49। आपकी फैमिली में, यानी आपके हस्बैंड की, आपकी फैमिली में किसी को सोराइसिस है? नहीं, मेरी ससुराल में तो नहीं था। मेरे अम्मी की तरफ मैके में मेरे वालिद को एक्जिमा था। एक्जिमा था। आप और आपके जो मियाँ हैं कज़न है आपस में? नहीं, हम लोग कजन नहीं है। कज़न नहीं है, ठीक है जी। और आपके बच्चे को कब से सोराइसिस है? मेरे ख्याल में तकरीबन 6-7 साल हो गए। ठीक है जी, मैं जवाब दे दूँ। अच्छा मेरा बेटा, आपने फ़ोन रख देना है और आपने टेलीविज़न पे डॉक्टर साहब की बात सुनी। सोराइसिस क्या चीज़ है जी, डॉक्टर? सोराइसिस को हम उर्दू में अपरस कहते हैं। अपरस जी, ये लोग अक्सर इसको चंबल कहते हैं। अच्छा। हम चंबल नहीं कहते। ये मेरे वालिद अल्लाह बख्शे शबीर साहब कहा करते थे मरीज को पंजाबी में कि मच्छी दे चाने मगर छिलके डिग देने। ठीक ठीक ठीक। यानी अब सर में बिल्कुल खुश्क हो जाती है स्किन। सर की स्किन में अक्सर लोग कहते हैं मुझे डैंड्रफ है। जब वो हमारे पास आते हैं तो वो डैंड्रफ नहीं होती, सोराइसिस होती। सोराइसिस वो बीमारी है जो ऑटो इम्यून है और जो जेनेटिक है। तभी मैं पूछ रहा था कि फैमिली में किसको है, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा की साइड पे था किसी को। ये लगने वाली बीमारी नहीं है। पहली बात तो सोराइसिस का ये बता दें, कंटेजियस नहीं है। अल्लाह ना करे इसका कैंसर नहीं बनता, इससे मौत वाक़या नहीं होती, बड़ा रेयर है, कोई प्रॉब्लम ऐसी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन ये क्रॉनिक है, ये चलती चली जाती रहेगी। ये कहते हैं इट प्लेज हाइड एंड सीक विद द पेशेंट। आ गई चली गई, आ गई चली गई। इसका इलाज सिर्फ मॉइस्चराइजेशन? इसके मॉइस्चराइज नहीं, दवाइयाँ भी हैं। अब हम दे रहे हैं दवाइयाँ। हमारे पास बहुत पुरानी दवाइयाँ भी हैं। मेथोट्रेक्सेट है, उसके बाद हमारे पास साइक्लोस्पोरिन है, उसके बाद हम इम्यूनोसप्रेसिव्स हैं, सब देते हैं। अब लेटेस्ट इसके बायोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट आ गई है। टीके आ गए हैं। एक टीका कोई 70-75 हज़ार रुपए का आता है, बड़ा महंगा टीका है। लेकिन उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो हमें पहले सारी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है और वो देख के। लेकिन फिर भी अगर वो टीके अगर हम लगाएं, कोई 10-12 लाख रुपए का पूरा कोर्स है उन टीकों का ओवर ए पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स, अगर वो लगा दें तो सोराइसिस फिर भी वापस आ जाएगी। लेकिन वो जब आएगी तो वो 6-8 माह 10 माह जो रिलैप्स होता है उसका, या जो रिकरेंसेस होती हैं, वो ज़रा टाइम ज़्यादा के बाद आती है और सिवेरिटी बहुत कम हो जाती है। सोराइसिस की जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है बीमारी की, वो ये है कि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जॉइंट्स, ये जॉइंट हमारे यूं हो जाएंगे, पाँव के, हाथों के, चलना फिरना, जिस तरह रिमोटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं। हमें फिर जॉइंट पेन के लिए ये बायोलॉजिक इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे लेटेस्ट ये है जो हम ये लोगों को दे रहे हैं, और इनके बहुत अच्छे। लेकिन हर बंदा इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। 10-12 लाख का पूरा कोर्स करना मुश्किल है, और फिर साइड इफेक्ट भी हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि ये बीमारी लगने वाली नहीं है, छूत की नहीं है। और अगली बात मैं ये कहूँगा कि जिस फैमिली में सोराइसिस हो वो कज़न मैरिजेस ना करें। जिस ख़ानदान में सोराइसिस हो वो कज़न मैरिज बिल्कुल ना करें। कज़न मैरिज वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती। लेकिन ये बात अपनी जगह ठीक है कि वो इंजेक्शन 10-12 लाख के हैं और वो इलाज जो है वो यानी कि बेहतरी की तरफ चला जाता है। ये बात दुरुस्त है। और वो जो जॉइंट्स वाली बात डॉक्टर साहब ने की है, ये एज के साथ जाके देखने में आया कि ये ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ें हेल्थ कंसर्न जो है, मेरे ख्याल में इसको हुकूमत को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि जो महंगी चीज़ें हैं और जो महंगी मेडिसिन हैं, उनके लिए लोगों के लिए कोई आसानी करें, या सब्सिडी हो हॉस्पिटल्स के अंदर, सरकारी हस्पतालों में, कि लोग वहाँ से सस्ती दवाई जो है वो ले सकें। आई एम श्योर कि मरियम साहिबा इस बात को सुनेंगी तो इस पर तवज्जो भी देंगी। एक छोटा सा लेते हैं वक्फा और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारे साथ हैं डॉक्टर आतिफ काज़मी और हम बात कर रहे हैं जिल्द के ऊपर, अमराज जिल्द के ऊपर। और हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल है? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा प्यारा बच्चा। जी भाई सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है, करम अल्लाह का। कहाँ से बात करिए बेटा? जी मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। जी हुक्म कीजिए। जी मैंने ये पूछना है कि मेरी स्किन पे कोई भी चीज सूट नहीं करती। क्या नहीं सूट करता? कोई भी चीज लगाऊं ना, कोई भी क्रीम लगाऊं, मॉइस्चराइजर लगाऊं, कोई भी सन ब्लॉक लगाऊं, तो वो सूट नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी स्किन बनाई है, आपको जरूरत ही नहीं कुछ लगाने की। वो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, धोने के बाद स्किन अकड़ सी जैसी जाती है, टाइट हो जाती है। आपकी एज कितनी है बेटा? मेरी एज 19 साल। और अभी पढ़ रही हैं आप? जी अभी मैंने FE किया। क्या किया? FA कंप्लीट किया। FA कर लिया है। तो आपका बाहर कितना निकलना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आना जाना धूप में? और जी
आपका बाहर कॉलेज जब जाती थी, FA किया है, तो वहाँ धूप में कितना एक्सपोजर था आपका? धूप में क्या था? आपकी आवाज थोड़ी धूप में आप कितना, धूप में कितना जाती हैं आप? धूप में इतना ज्यादा नहीं जाती, कम ही। अच्छा, ये जो इरिटेशन है ये सारे जिस्म पर है आप कह रही हैं या चेहरे पे? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्किन पे, चेहरे पे। चेहरे पे? जी जी, चेहरे। मैं जवाब दे देता हूँ। ओके, मेरा बेटा फ़ोन रख देना और सुनना डॉक्टर साहब की बात टेलीविज़न पे। पहली बात तो ये है कि 19 साल की यंग बच्ची है, कॉलेज जाती थी, अभी कहती मैंने FA किया है। अब होता ये है कि मैं जिस तरह पहले बात प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओह बिलाल भाई, आप इस एज की बात करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश पे प्रॉब्लम होते हैं। सही बात। मेरे पास ये नहीं डिलीवरी करवा के औरत, यानी आज डिलीवरी हुई है तो रात को मेरे क्लिनिक पे होती है बच्चे को लेके कि डॉक्टर साहब ये तो बच्चे की स्किन सारी लाल हुई है, इसकी स्किन बच्चे का 1 दिन का 2 दिन का बच्चा है। स्किन प्रॉब्लम तो फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ टिल द टाइम ऑफ डेथ स्किन प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं। इसी तरह जो ये बच्ची बात कर रही है बड़ी कॉमन। ऐसे क्या मतलब? नहीं, सूट होता ये है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे लोगों को ये नहीं पता कि उनकी स्किन टाइप क्या है और उनमें एग्जैक्टली। अब देखें ना, आप मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बेगम मेरे बच्चे और मैं एक ही साबुन यूज कर रहे हैं, एक ही शैम्पू यूज कर रहे हैं, सबकी स्किन डिफरेंट, एक ही हम सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। मैं कहूंगा बिलाल भाई ये आप ज्यादती कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। बेगम की स्किन और है, बच्चों की स्किन और है, आपकी स्किन और है, सबके लिए। अच्छा, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्या आपकी स्किन ऑयली है, क्या आपकी स्किन ड्राई है, क्या आपकी स्किन मीडियम है। डर्मेटोलॉजिस्ट से जज कर लेते हैं। वो हमारा काम ही यही है, हमने किया। अब मुझे 45 साल हो गए हैं, मैं तो लोगों की हिस्ट्री भी नहीं सुनता, मैं तो शक्ल देख के बता देता हूँ कि भाई तुम्हारी स्किन ये। आपके वाले साहब भी ऐसे, वो डैडी भी ये करते थे, डैडी तो बैठने भी नहीं देते थे। बिल्कुल, डैडी तो मरीज को अल्लाह देखते थे। इसी तरह एक दफा बड़ा मजा, एक मरीज आया तो डैडी ने कहा, मुझे कहा, मैं देखता है, डैडी ने कहा इसके मुंह पे स्याहियां लिख दो। मैंने लिखा, कहते मेरी बात तो सुने। डैडी कहते क्या बात सुनूं, तुम्हारे तो मुंह पे स्याहियां। कहते नहीं जी मैं मरीज नहीं हूं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस लेके आया हूं। अब सांस तो लेने दें, आप तो हर बंदे को मरीज समझ लेते हैं। तो डैडी की बातें इस तरह। तो मैं मरीजों को ये कहा करता हूं कि जब आप आए, अब ये बच्ची जो है इसको कहती है मेरी स्किन ड्राई है, तो हमें क्या करना है, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए बच्ची, और फ्रूट्स और जूसेस और फल का इस्तेमाल ज्यादा करें। और जो ये क्योंकि चेहरे पे इस बच्ची के ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इस बच्ची को चाहिए कि जब बाहर निकले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें कि मैंने सन ब्लॉक कौन सा या लगाना है। हम इनको वो गाइड करेंगे, हम इनको लोशन देंगे, स्किन बिल्कुल ठीक हो जाए। ये बेटा बड़ी अहम बात है कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है, अच्छे वो गली वाले डॉक्टर से नहीं, जो पे होता है। मैं उसको बहुत अच्छा डॉक्टर समझता हूँ, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं है इस बात का, ताकि वो आपको बताए कि आपकी स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र और आपकी स्किन के लिए कौन सा सन ब्लॉक चाहिए। सो वो स्पेसिफिक होगा तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अफाका होगा। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बिलाल असगर बात करूँ लाहौर से। जनाब अली। जी जी। अच्छा सर, डॉक्टर साहब से मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे 2 इशू हैं स्किन के हवाले से ना। एक तो पैरों की जो उंगली है ना, इसके अंदर ये है कि ये सर्दियों में ना जैसे गल जाती है ना, मतलब खारिश रहती है, इरिटेशन है, मतलब वजू करते हैं तो उसमें नमी रह गई, या सुबह मतलब सॉक्स वगैरह आपने पहन ली वजू के बाद, तो वो अक्सर फिर उसमें खारिश और रेडनेस और वो एक रहता है। एक इस जगह पे इशू है। दूसरा अंडर लेग्स में जो साइड वॉल है ना, वो यहाँ पे रेडनेस और मतलब इसमें इरिटेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं उसमें, लेकिन इसमें ये कि वो स्किन जैसे खराब हो जाती है ना, उसका मतलब वो अल्लाह का शुक्र है सुबह वॉक वगैरह मैं करता हूँ नमाज के बाद, तो वो जब आपकी मूवमेंट होती है जैसे स्किन रगड़ती है तो वो उसमें फिर वो रेडनेस और वो इस तरह क्या रहता है। तो उसमें क्रीम वगैरह कोई मतलब यूज कर लेते हैं वैसलीन, तो वक्ती तौर के कभी ठीक हो गया, मतलब वही क्रीम और दोबारा यूज करते हैं तो नहीं ठीक होता। तो इस पे थोड़ी ज़्यादा गाइडलाइन दीजिएगा, और अगर कोई मेडिसिन बता सकते हैं कोई तो वो मुझे मैं बता दीजिएगा आप। एक तो बिलाल, मैंने ना डॉक्टर साहब से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ना डेटा के तौर पे ना मैंने कई दफ़ा चेक किया है कि मेरे जो इलाके की जहाँ मस्जिद है उसमें 90% जो नमाजी है ना उनके पाँव की उंगलियों के अंदर फंगस है। बिल्कुल ठीक। और उसकी बुनियादी वजह ये कि वो गीला रखते हैं। बिल्कुल ठीक, आपकी बात 100% ठीक है। और यही मैं इनको कहने लगा था। मैं तो कई दफ़ा आपके बारे मुझे फिक्र होता है, मेरे सामने क्लिनिक ना शुरू कर दें आप, इतना तजर्बा आपका स्किन का हो गया। अब आपने बताया था कि ये फंगस है। बताया था।
और मैंने आपको एक स्टडी बताई थी, साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग एक शहर है, वहाँ जो नमाजी पढ़ते हैं मुसलमान, वो वहाँ कार्पेटेड होती हैं मसाजिद, अगर आप बाहर गए होंगे देखा होगा, तो वो जो सारे वजू करते हैं जब वो उस कार्पेट पे चलते हैं तो सबको फंगस हो जाता है। हमारे यहाँ भी यही है। अब ये बिलाल, इनका नाम बिलाल भाई जो बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है, ये फंगस ही है पाँव की उंगलियों में भी और थाइज में, ग्रॉइंस में, इनको हम ग्रॉइंस या थाइज कहते हैं। कई लोगों को आर्मपिट्स में होती है, खवातीन में अक्सर ब्रेस्ट एरिया में आ जाती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है? मैं मरीजों को ये कहता हूँ कि आप जब वजू करें, जब भी एक छोटा सा टिश्यू पेपर साथ रखें, आपने पाँव को ड्राई किया और आपने नमाज पढ़ ली। आपने जब शावर लेके नहा के निकलना है, हमारे लोग क्या करते हैं, नहाए सबसे पहले वो टॉवल से बॉडी को ड्राई करते हैं और पाँव को ड्राई नहीं करते, उसी में जुराब पहनी, जूता पहना और दफ्तर चले गए। अब जब वो नमी पैदा होगी, मॉइस्चराइजर पाँव में पैदा होगा, तो पाँव की उंगलियों में वो वाइट मैसरेशन आ जाएगी। इसको हम कहते हैं टीनिया पीडस। दूसरा नाम इसका एथलीट्स फुट। ये बड़ा कॉमन है, लेमैन टर्म, एथलीट्स, क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं उनमें पसीना आता है, उनके पाँव में रहते हैं। बिल्कुल। सो सबसे बड़ी बात क्या है, अंग्रेजी में जो कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये फंगस है, ये फंगस है। तो आपकी प्रिवेंशन क्या है? आप वजू करें, नमाज पढ़ें, पहले पाँव ड्राई करें, नमाज पढ़ लें, नहा के निकलें, पाँव को ड्राई करें, जूता। लेकिन एंटी फंगल तो लगाना पड़ेगा। नहीं, दवाई तो लेनी है। ओरल एंटी फंगल भी मिलती हैं और लगाने वाली भी मिलती हैं। फिर हम वो देख के उस हिसाब से दवाई देते हैं। दूसरी ज़रूरी बात मैं बता दूं, होता क्या, ये बड़ी मैं ज़रूरी बात करने लगा हूँ, जो टेक होम मैसेज है हमारे सुनने वालों के लिए। हम लोगों ने वॉशरूम में, बाथरूम में एक जूता रखा होता है, स्लीपर, जो सारे वजू करने के लिए पहनते हैं। बिल्कुल। आप गए, आपने पहना, बेगम साहब गई, उन्होंने पहना, बच्चे गए, उन्होंने पहना। हमने ये काम नहीं करना। उसके लिए होता क्या, अगर आपके पाँव में फंगस है तो आपकी बेगम गई, उनको हो गया, बच्चे गए, उनको हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, शेयरिंग के साथ प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ता, शेयरिंग के साथ बीमारियां बढ़ती हैं। क्या खूबसूरत। और ये बात जो है, ये होटल्स के ऊपर भी आती है। जी बिल्कुल आती है, पर रखे होते हैं और किसी ने वो इस्तेमाल किए होते हैं। लेकिन बिलाल असगर, ये बात जहन में रख लो कि ये फंगस है। और मैं तमाम वो लोग जो कि बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, सबको जब उन्होंने अपने आप को ड्राई करना है ना, तो ये सीरियस कंसर्न है। तौलिए के साथ उंगलियों के दरमियान में से आपने पानी खुश्क करना है जुराब में पहनने से पहले। नहीं करते तो ये फंगस आपको होता है। फिर अगली बात ये कि जो आपने वो पानी से गीला किया कारपेट को, आप सोचिए कि वहाँ पे जो सजदा करेगा उसके माथे पे फंगस जाएगा, उसके चेहरे पे फंगस जाएगा। सो ये फंगस है, इसका इलाज कराना पड़ेगा। ये एथलीट्स फुट है, इसको डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल के ओरल या लगाने वाली क्रीम्स ले सकते हो। जितना डॉक्टर साहब ने कहना ना, उतना इलाज करना है। क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मेरे फादर को ये था सिलसिला, तो ग्रॉइंस के ऊपर उनको फंगस हो जाता था, तो ठीक हो जाता था। डॉक्टर साहब कहते थे कि इसको अभी कंटिन्यू कर। बिल्कुल, ये बात है। बस ये जो कंटिन्यू वाली बात आपने की ना, होता क्या, मरीज एक हफ्ता लगाता है दवाई ग्रॉइंस में या पाँव में, फर्क पड़ गया छोड़ देता है। हम मरीज को कहते हैं 3-4 वीक्स लगाने ठीक होने के बावजूद भी। अब लेंगे जनाब एक वक्फा और वापस आएंगे और डॉक्टर काज़मी साहब हमारे साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ हैं, स्किन पे बात हो रही है जनाब, और हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है। सवाल मेरे जहन में था जो पूछूं, लेकिन वो पूछूंगा। डॉक्टर साहब, सवाल आपने जहन में रखना है, नेल्स के ऊपर भी क्या फंगस होता है, नाखूनों के ऊपर, और किस तरह का होता है, पता कैसे चलता है? लेकिन कॉलर से पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरा प्यारा बच्चा, हुक्म। बिलाल भाई, डॉक्टर का भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जो सा भी तेल इस्तेमाल करती हूँ ना, मेरे सर में दाने हो जाते हैं और खारिज भी होती है। तेल कौन सा इस्तेमाल करती हो? कौन सा भी, सरसों, आमले का हो या नारियल का हो। अच्छा, तो ना करो। कौन सा भी लगाती हूँ ना, दाने बन जाते हैं। तो ना करो ना, क्यों करती हो? तो ऐसे सूखे बाल भी अच्छे नहीं लगते हैं ना। सही कह रही है। कुछ पूछना डॉक्टर साहब? तो आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? 40 साल है। अच्छा, तो आपको तेल कब से इस्तेमाल कर रही हैं आप? तेल तो हम शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से पैदा हुए। नहीं तो क्या, जिस तरह बिलाल भाई ने कहा है, तेल इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ना करें। अब तो नए शैम्पूज आ गए हैं, लोशंस आ गए हैं जो डॉक्टर साहबान प्रिस्क्राइब करते हैं, आप वो यूज़ करें। क्यों, अगर एक चीज़ बार बार ख़राब करती है, आप उसी के पीछे लगी हुई हैं।
बेटा भाई वो बाल जब सूखा सूखा होता है तो तेल अगर बाल सूखे होते हैं बेटा तो हमारे पास लोशन भी हैं, शैम्पूज भी हैं। अब तो तेल दुनिया में यूज़ ही नहीं किया, बहुत मिनिमम यूज़ किया जाता है। दुनिया इतनी एडवांस कर गई है। आपको अगर प्रॉब्लम है, ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये इसको हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। ये बिलाल भाई एक बीमारी है जो तेल लोग यूज़ करते हैं। मैं ये भी पोर्स भी बंद हो जाते हैं। जी हाँ, वो होता ये था कि सरसों का तेल ये बड़ा होता था, कोकोनट, सरसों का। और वो ये कहा करते थे पुराने ज़माने में कि जी अगर आप तेल की मालिश करेंगे ना तो आपका दिमाग बहुत तेज़ होगा, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, आप बड़े बड़े कंप्यूटर के साइंटिस्ट होंगे, ये तेल की वजह से। वो ये कहते थे। तो ये आप अब बता रहे हैं? लोग कहते होते थे कि जी आप तेल लगाओ, मालिश करो, आपकी जो है ना ब्लड वेसल, वो जनाब दिमाग आपका इतना तेज होगा कि आप दुनिया के आइंस्टाइन बन जाएंगे। हर बंदा आइंस्टाइन पैदा होगा। तो बात ये है कि ये जो तेल होता है ये फॉलिकुलाइटिस करता है। ये हमारी रूट फॉलिकल में जाके हेयर फॉलिकल जो है उसकी बालों की, उनको ट्रॉमेटाइज करता है, उनको तोड़ता है और वहाँ इन्फेक्शन होती है। तो मैं ये कहा करता हूँ मरीजों को कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया तेल लगाने वाला। अब आप वो यूज़ ना करें, ये एक्जिमा बना देता है, सर में खारिश होती है, दाने बन जाते हैं, पानी निकलता है, पीप बन जाती है। हम लोशन देते हैं। ये जो कह रही है ना बीबी के मेरे बाल वो बड़े बड़े डल हैं, ड्राई हैं, हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो इनको दवाई देंगे, इंशाल्लाह इनके बाल बिल्कुल हेल्दी एंड फ्रेश हो जाएंगे। ये बेटा याद रखना कि ये तेलों वाला सिलसिला ख़त्म करो, ये जड़ों के अंदर जाके बंद हो जाते हैं। एक पुरानी मिथें थी जो कि ज़ाहिर है हमारे बड़े जो है वो हमेशा कहते थे, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करना, डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा लेना। इसके लिए जितनी रेंज ऑफ मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बताया था आपने अपना? सर वादी हुसैन नाम है मेरा जी। वादी हुसैन। वादी हुसैन, कहाँ से बात कर रहे हो वादी हुसैन? गुजर खान से जी। जी हुक्म। सर मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, मेरी बात नहीं हो रही, बड़ा परेशान हूँ। मेरी डॉक्टर साहब भी और आप भी मेरी कहानी पूरी सुन ले। मेरी बीवी बीमार है 1 साल से, उसको खारिश है और खारिश इससे क्या है कि जिस्म पर कोई एक दाना नहीं है, निशान नहीं है, बिल्कुल जिस्म साफ है। अच्छा। उसकी उम्र है 73 ईयर, लेकिन खारिश होती है। खारिश होती है तो जो जिस्म के अंदर से कुछ चीज निकलती है, सुंडी टाइप, जू टाइप, या कोई ऐसी मैल की तरह, ऐसी जैसे मैल होती है उसके अंदर से निकलती है। उम्र कितनी है? 73। मैं 6 महीने तक हम जो है स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज कराते रहे। वो एक किस्म की लोशन और क्रीमें देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वादी हुसैन मुझे ये बताओ, आपने कहा कि उसके जिस्म में से सुंडी निकलती है? बस जू कह ले या सुंडी कह ले, मतलब उसको महसूस होता है कि ये मेरे जिस्म में। हाँ, मैं यही सवाल कर, महसूस होता है, निकलती नहीं है, उसको लगता है ऐसा है। इसका जवाब दे रहे हमें मैल नजर आती है। ठीक है ठीक है ठीक है। और अगली कोई बात? मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उन्होंने हम चले गए रूहानी इलाज की तरफ, तो तकरीबन 4 महीने से मुफ्ती साहबान से तेल दम करा के, पानी दम करा के जिस्म में गुसल कर रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। लगातार मेरे पास अभी बैठी है ऊपर छाती पर ऐसे मर रही है अभी, और उसके मैल निकल रही है। इनको शुगर है? शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर है? ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत होता है कभी। ठीक है जी, मैं जवाब दे। किडनी का भी इशू हो सकता है? जी जी, किडनी का, लिवर का, मैं इनको जवाब देता हूँ। आपने फोन रखना है और मेरा भाई आपने टेलीविजन पे बात सुननी है। ये जो बीमारी है ना, जो 73 इयर्स ओल्ड है, ओल्ड एज है, जी। और जो मरीज आके ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो कोई चीज़ें कीड़े चल रहे हैं जैसे, डॉक्टर साहब मैं तो कोई पकड़ लेता हूँ। इसको कहते हैं पैरासिटोफोबिया और एक्रोफोबिया। ये बीमारी है, ये साइकोलॉजिकल, साइकाइट्रिस्ट इसको ट्रीट करते हैं हमारे साथ, वाले नहीं करेंगे हमारे साथ। अब मरीज आता है, मरीज आके कहता है जो ये कह रहे हैं, मरीज कहता है कि जी मेरी बीवी जो है जिस तरह बता रहे हैं, रात को उसको दाने निकलते हैं, वो पकड़ती है, कीड़ा पकड़ लेती है, हमें नजर नहीं आता। वो कहती है मेरे कीड़े क्रॉल कर रहे हैं बॉडी पे। ये साइकोलॉजिकल, ये स्ट्रेस और एंजाइटी की है। तो पैरासिटोफोबिया का मतलब है कि पैरासाइट्स, एक्रोफोबिया का मतलब कि जरासीम उसको फील होते हैं और वो कर रही होती है, जिस तरह जुएं नहीं पड़ जाती सर में, वो कहती है मेरे जिस्म पे जुएं पड़ी हुई हैं और वो पकड़ती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है स्किन के साथ, हम तो इलाज करते हैं, हम उसको एंटीहिस्टामीन देंगे, दवाई देंगे, क्रीम देंगे, लेकिन साइकाइट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। भाईजान ये आपने वादी हुसैन जहन में रख लेना है कि ये नफसियाती मसला है। आपने स्किन के लिए जो किया बहुत अच्छा किया,
लेकिन आप इस्लामाबाद जाइए और वहाँ पे एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट के साथ यही बात कीजिए, जैसे डॉक्टर साहब ने इसको 1 सेकंड के अंदर बताया कि नफ्सियाती मरीज़ हैं, और ये बात बहुत कॉमन है कि ये लगता है ऐसा, ये सिम्टम्स हैं। इसलिए वक्त ना ज़ाया करना, तेल दम करने से या आमलीन के पास जाने से कुछ भी हासिल नहीं होना। इस उम्र में बीवी की खिदमत करो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बिंता आपा और ज़ईम के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप जब दोपहर को नमाज़ पढ़ें तो ख़ास तौर पे उनके लिए फ़ातिहा ज़रूर पढ़िए। अल्लाह इन दोनों को आसानी अता फ़रमाए और इन ज़कात को बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।